अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आर्टीरियल अल्सर्स। आर्टीरियल अल्सर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टीरियल अल्सर्स आर ऑल्सो रेफर टू एज इस्कीमिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय पुअर परफ्यूजन डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट रिच ब्लड टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। के नाम से पता चल रहा है कि आर्टरी में अगर मसला होगा तो क्या होगा, इस्कीमिया। ठीक है, आर्टरी का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है, आपके टिश्यूज़ को। अगर जो है ब्लड नहीं जा रहा आर्टरी में, आर्टीरियल अल्सर जो है वो आर्टीरियल कॉज की वजह से होगा, ठीक है। कि इस्कीमिक अल्सर इसको इसी वजह से कहते हैं कि ब्लड नहीं आया उस एरिया में, पुअर परफ्यूजन हुई है। मोस्टली ये कहाँ होते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। The overlying skin and tissues are then deprived of oxygen, killing these tissues and causing the area to form an open wound। ठीक है, कि होता क्या है कि जो ऊपर जो स्किन होती है वो जब उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा कि उस एरिया में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से एक ओपन वुंड बन जाएगा। आर्टीरियल अल्सर की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी। Ischemia, which refers generally to a restriction in the blood supply, can lead to arterial ulcers when it stems from a narrowing of the artery or damage to the small blood vessels in the extremities। के आर्टरीज का क्या काम है कि परफ्यूजन करना, उस एरिया में न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, उस एरिया में ऑक्सीजन लेके जाना, ठीक है। जिस भी एरिया में ये सप्लाई कर रही हैं, आपकी पूरी बॉडी को आर्टीरियल सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन जिस भी एरिया में ये सप्लाई नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। इस्कीमिया का क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्शन इन द ब्लड सप्लाई, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्शन जो है वो डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से हो सकती है, या तो आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है, ठीक है, या फिर डैमेज हो गई है। स्मॉल ब्लड वेसल्स जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह में होती हैं वो डैमेज हो गई हैं, उसकी वजह से सप्लाई नहीं गई। द रिड्यूस ब्लड फ्लो दैन इन टर्न लीड्स टू टिश्यू नेक्रोसिस एंड और अल्सरेशन, commonly found on the foot or on the anterior tibial area of the lower leg। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं, अथीरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी आर्टीरियल अल्सर। कि आपका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, अथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कि आर्टरी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो गया है, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, आर्टरी को बंद कर देगा, ठीक है। ये जो फैट है जो डिपॉजिट हुआ है, आर्टरी बंद हो जाएगी। जब आर्टरी बंद हो जाएगी तो उसकी वजह से आगे सप्लाई नहीं जाएगी, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है आर्टीरियल अल्सर का। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी यही कुछ होता है ना, कि ब्लड सप्लाई में इशू होता है, इसकी इस्कीमिया की वजह से जो होते हैं अल्सर्स बनते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स, अब ये रिस्क फैक्टर्स हम बता रहे हैं कि जो कोई डायबिटिक होगा उनमें हो सकते हैं, टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें हो सकते हैं। अथीरोस्क्लेरोसिस तो हमने कह दिया मेजर कॉज है। उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया का भी यही वजह होगी, ठीक है, अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। एडवांस्ड एज, बूढ़ों में, ओबेस बंदों में, अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, एनीमिया, आर्थराइटिस, सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, ट्रॉमेटिक इंजरी किसी एक्सट्रीमिटी को हुई है, या वैस्कुलर प्रोसीजर या कोई सर्जरी हुई है, हाइपरटेंशन है अगले बंदे को, या आर्टीरियल डिजीज़। तो अभी तक इसको याद करने का जो मैं अगर आपको बताऊं तो जो आर्टरी रिलेटेड इश्यूज होंगे, यानी कि हार्ट या आपके आर्टरीज रिलेटेड, वो तो सारे डाल दिए, ठीक है। क्लॉडिकेशन है या आर्टरी को कोई इंजरी आ गई है, एक्सट्रीमिटी को इंजरी आएगी, उसमें भी ये सीन है, ठीक है। आर्टरी रिलेटेड क्या हो सकते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, उसकी वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस। डायबिटीज़ जो है उसमें गैंग्रीन वगैरह इस्कीमिया की वजह से होती है, इस्कीमिया तो है ही कॉज, ठीक है। उसके अलावा अनीमिया, ठीक है, अनीमिया वालों में होता है। और वैस्कुलर प्रोसीजर, वैसे ही वैसल को छेड़ा है, ठीक है, या बंदे का बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन है उसको, या हार्ट का कोई इशू है, या कार्डियोवैस्कुलर वैसे ही उसकी जो डिजीज़ है उसकी फैमिली में है, ठीक है, या कोई आर्टरी की डिजीज़ है। तो ये आर्टरी रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स थे वो रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं। लोकेशन क्या होती है, टो टिप्स और वेब स्पेसेस, ठीक है। मोस्टली अपने कहाँ कहाँ ये लोअर लिम्स में होते हैं। फैलेंजियल हेड्स अराउंड लैटरल मेलियोलस, ये लैटरल मेलियोलस के साथ जो फैलेंक्स के हेड्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा वो होते हैं। उसके अलावा फैलेंजियल हेड्स और लैटरल मेलियोलस अलग-अलग चीज़ें हैं, मैंने कनेक्ट करके बोल दिया। फैलेंक्सिस जो आपकी होती हैं पाँव की उंगलियां, ठीक है,
फेलेंजेस जो होती हैं वहाँ पे, पाँव की भी हो सकती हैं, हाथों की भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके लेकिन ज़्यादा कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। लेकिन जो है हम एक्सट्रीमिटी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये एंड ऑर्गन्स होते हैं ना आपके, तो आपकी आर्टीरियल सप्लाई जो है आते आते यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो सबसे कम भी फिर इन एरियाज़ में होगी जब इशू बनता है। तो आपके फैलेंक्स और जो लैटरल मेलियोलस है इस एरिया में, एरियाज एक्सपोज टू प्रेशर और रेपिटेटिव ट्रॉमा, ठीक है, शू वगैरह की वजह से, ब्रेसेस वगैरह की वजह से जो अंडर प्रेशर एरियाज है वहाँ हो सकते हैं। डायग्नोज वेस्कुलर अल्सर, डायग्नोस इसको कैसे करना है अब आपने, वेस्कुलर डिजीज एंड अल्सर एटियोलॉजी कैन बी डिटर्मिन्ड बाय मेडिकल हिस्ट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज उससे पूछें, फिजिकल एग्जामिनेशन आप खुद करें, पेन चेक करें, टिश्यू लॉस कितना है वो देखें, चेंज इन अपीयरेंस उसकी किस तरह की है, ठीक है, सेंसेशन आती हैं नहीं आती, पेशेंट्स मेडिकेशन क्या है, कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा है, उसके अलावा उसका ऑक्यूपेशन, ये सारी हिस्ट्री हम खुद लेते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हिस्ट्री में क्या चीज़ें पूछते हैं। उसके अलावा ABCDE जो है ये किस में आ जाता है आपके एग्जामिनेशन में। A फॉर हीमोग्लोबिन A1C जो टेस्ट होता है ये आप चेक करते हैं मोस्टली, आपने डायबिटीज़ में भी पढ़ा होगा कि ये इस्कीमिया को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। B फॉर ब्लड प्रेशर आपने देखना होता है, C फॉर कोलेस्ट्रोल देखना है, ठीक है। D फॉर डाइट और ओबेसिटी, E फॉर एक्सरसाइज और S फॉर स्मोकिंग, ABCDEs, ठीक है। ये वो वाला आपकी प्राइमरी केयर वाला नहीं है कि जब आप किसी बंदे को इमरजेंसी में प्राइमरी जो आपकी केयर होती है उसमें आप ABCDE एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वाला नहीं, ये है आपने जो इस्कीमिक बंदा है उसके लिए आपने ABCDEs चेक करने होते हैं। A फॉर A1C हीमोग्लोबिन जो टेस्ट होता है ये करना होता है, B फॉर ब्लड प्रेशर, C फॉर कोलेस्ट्रोल चेक करना है, D फॉर डाइट और ओबेसिटी, मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, एनीमिया वगैरह की वजह से, E फॉर एक्सरसाइज और S फॉर स्मोकिंग। अब फिजिकल एग्जामिनेशन जब उसका करना है, हिस्ट्री ले ली है, फिजिकल एग्जामिनेशन में स्किन की असेसमेंट करें, एग्जामिनिंग द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ फॉर टॉर्ट और शाइनी, ठीक है। टॉर्ट और शाइनी कब होते हैं, जब वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो ये चेक कर लें। एट्रोफिक स्किन है उसे पता चल जाएगा, स्किन के कलर से अंदाज़ा हो जाता है। कंपैरिजन विद द अदर फुट एंड टोज, पेल प्रोग्रेसिंग टू अ मोटल्ड नेट लाइक अपीयरेंस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लिवेडो रेटिकुलरिस। की जो स्किन होती है उस पर मोटल्ड, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वेब्स वगैरह बने हुए हैं ना, ठीक है, ये जो है इसके ऊपर, सो इसको लिवेडो रेटिकुलरिस कहते हैं कि पेल हो जाती है स्किन, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मोटल्ड नेट लाइक अपीयरेंस हो जाती है एंड सब्सिक्वेंटली टू अ डार्क पर्पल ह्यू, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो डार्क पर्पल में जाना शुरू हो जाती है, फिर देन ब्लैक हो जाती है, ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता पहले आपकी स्किन क्या होगी, पेल, कि वो किस चीज़ का साइन है, एनीमिया, इस एरिया में इस्कीमिया हो गया, ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह की हो जाएगी, नेट लाइक अपीयरेंस हो जाएगी, मॉटल नेट लाइक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पर्पल हो जाएगा, एरिया इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, पर्पल ही होगा ना, ठीक है, और फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लैक हो जाएगा। इफ एलिवेटिंग द फुट एट अ 45 डिग्री एंगल कॉजिंग द इस्कीमिक लिम्ब टू बिकम पेल, ठीक है। अगर आप उसको, इसका जो डायग्नोजिंग जो मेजर टेस्ट होता है, आपने सिंपल उसको 45 डिग्रीज तक उसका लिम्ब एलिवेट करना है, तो क्या होगा, आप उसका पाँव उठाओगे तो वो एरिया पेल हो जाएगा, ठीक है, अगर इस्कीमिक होगा। इंडिपेंडेंट पोजीशन कलर टर्न्स टू डार्क रेड रिएक्टिव हाइपरीमिया, कि अगर आप उसको उठाते हो तो क्या होता है, पेल हो जाता है, और अगर डिपेंडेंट पोजीशन यानी कि बंदा बैठा है उसके पाँव ज़मीन पर हैं दोनों, तो क्या होता है कि डार्क रेड रिएक्टिव हाइपरीमिया, कि उसका जो कलर अब उस एरिया में वो रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर वहाँ पे ये है इस्कीमिया है उस एरिया में। लॉस ऑफ हेयर डिस्टली, ठीक है, नेल्स में लूज देयर लस्टर एंड बिकम थिकन्ड। टेम्परेचर चेंजेस क्या आएंगी, उसके अलावा टेम्परेचर चेंजेस आती हैं, और टेम्परेचर चेंजेस में क्या है, कैपिलरी रीफिल टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। आपको पता है ना कैपिलरी रीफिल टाइम क्या होता है, कि आपने अपना नेल जो होता है उसको प्रेस करना होता है, ठीक है, फिर उसको छोड़ देते हैं, अगर वो जो है वापस से पिंक हो जाए विद इन 3 सेकेंड्स तो ओके है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम ले इसका मतलब है सप्लाई में मसला है, ठीक है। तो पैलर से वापस स्किन कलर की तरफ अगर 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लेता है तो फिर कैपिलरी ब्लड सप्लाई इशू है, वहाँ पे नहीं आ रही। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डोर्सालिस पैराडिस और पोस्टीरियर टिबियल पल्सेस, ठीक है, कि जो हम ये जो डोर्सालिस पैराडिस है जो आप अपने पाँव के ऊपर से चेक करते हो, और पोस्टीरियर टिबियल आपको पता है, ठीक है, ये पल्सेस जो होती हैं ये एब्सेंट होती हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे आप पल्स से चेक कर सकते हो सप्लाई आ रही है या नहीं। दीज आर्टरीज कैन बी एब्सेंट कंजेनिटली, अब ये भी हो सकता है कि ये आर्टरीज बाय बर्थ कुछ लोगों में एब्सेंट होती हैं, ठीक है, उसके लिए बाकी साइंस देखेंगे। इंक्रीज्ड पेन विद एक्टिविटी एंड और एलिवेशन,
ठीक है। ये हमने कहा कि एलिवेशन जब कराते हैं या फिर एक्टिविटी कराएंगे तो पेन इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रेस्टिंग, नॉक्टर्नल और पोजिशनल पेन होती है। टेस्ट पेशेंट्स विद फुट और लेग अल्सर्स फॉर न्यूरोपैथी। ठीक है, जिन लोगों को लेग का या फुट का अल्सर्स होता है फिर उसकी न्यूरोपैथी भी आपने चेक करना होती है कि कहीं कोई नर्व्स का इशू तो नहीं बना। अगर वो होगा, लैक ऑफ सेंसेशन होती है। सैम मैंने इसको डिफरेंट चीज़ें सर्च की थी तो बहुत डिफरेंट इसके रिजल्ट्स आ रहे थे, तो काफ़ी अजीब व गरीब नाम थे, आप लोगों से भी नहीं याद होने, तो हम सैम को सैम ही याद करते हैं। वैसे उन्होंने लिखा था सेगमेंटल आर्टीरियल मीडियोलाइसिस, रहने दे सैम। ठीक है, सो न्यूरोपैथी के लिए लैक ऑफ सेंसेशन सैम, और सैमिस बेंस्टन मोनोफिलामेंट टेस्ट होता है। ये हम लोगों ने डायबिटीज़ में भी किया था मोनोफिलामेंट टेस्ट, कि डिफरेंट पोजीशन पे ये जो मोनोफिलामेंट होता है इसको आपने लगाना होता है। ठीक है, 1 to 2 सेकेंड्स रखना होता है और फिर उस बंदे से पूछते हैं, ये लगाना भी इस तरह कि ये इस तरह थोड़ा बेंड हो जाए ना, कि इसका प्रेशर इस पर थोड़ा सा डालना है, ये मोनोफिलामेंट होता है। फिर उससे पहले उसे नॉर्मली हाथ पे इधर उधर लगा के फिर उसको चेक करा देते हैं कि ये सेंसेशन है इसकी, तो फिर उसको पाँव पे लगाते हैं, तो फिर उससे पूछते हैं कि भाई सेंसेशन आ रही, डिफरेंट इसकी पोजीशन होती थी। वो डायबिटीज़ वाले जो लेक्चर था ना उसमें डिटेल से था ये। यहाँ पे डायबिटीज़ मैंने अपलोड कर दिया है ना, कर दिया। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा डिटेल से तो नहीं है, लेकिन चीज़ ये वही है कि वही फिलामेंट लगाते हैं, उसको सेंसेशन आएगी तो प्लस लगा देते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट स्पेसेस जगह पे लगाते हैं ना, 11 पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे 11 पॉइंट्स मेंशन नहीं है। सो अगर पॉजिटिव आएगा तो प्लस लगा देते हैं, अगर नेगेटिव आएगा तो माइनस का साइन लगा देते हैं, तो फिर उसे अंदाज़ा हो जाता है कि सेंसेशन है या नहीं है, कितनी है, किसके एरिया में है, किस में नहीं है। देन आर्टीरियल साइन एंड सिम्टम्स हम चेक करते हैं, पेन आएगी। जब भी आर्टीरियल साइन आता है ना, इस्कीमिया की वजह से पेन आती है। रेस्ट में भी पेन आएगी। क्लॉडिकेशन पेन जो होती है वो काफ में, बटक्स में, थाई में और फीट में आएगी। इनिशियल क्लॉडिकेशन डिस्टेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि बंदे को आपने वॉक करानी होती है, ट्रेडमिल पे करा लें। ठीक है, तो अगर क्लॉडिकेशन वाला जो पेशेंट है उसको आपने वॉक करानी है तो स्टार्ट से लेके, ठीक है, जब से क्लॉडिकेशन की पेन स्टार्ट होगी, ठीक है, कि वॉकिंग के स्टार्ट से लेके पेन स्टार्ट होने तक का जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम कहते हैं इनिशियल क्लॉडिकेशन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जितना ज़्यादा मसला बनेगा। ठीक है, कि पहले बंदा अगर 5 मिनट वॉक कर सकता था, उसके बाद उसको पेन स्टार्ट हुई है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्लॉडिकेशन किस हद तक है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो अब वो बंदा जो है वो 1 मिनट भी वॉक नहीं कर पाता या 30 सेकंड के बाद उसको पेन स्टार्ट, तो इस डिस्टेंस से आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि क्लॉडिकेशन किस हद तक है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव एथीरोस्क्लेरोसिस मतलब कि क्लॉडिकेशन है, वैसल कितनी बंद हो रही है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बंद होगी, एथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो ही बंद कर रही है, तो फिर उससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो पेन आएगी। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में रेस्ट पेन आती है, क्लॉडिकेशन पेन, उसके अलावा जो इनिशियल क्लॉडिकेशन डिस्टेंस होता है वो, वॉकिंग एट नाइट विद न्यूरोपैथी। अगर किसी बंदे को न्यूरोपैथी है तो वो उनको पेन नहीं होगी क्योंकि सेंसेशन नहीं आती हैं। हाइपरस्थीजिया भी हो सकता है, कुछ लोगों को सिर्फ आप सिंगल टच भी करोगे ना वो पेन से मर जाएंगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा पेन होती है, या तो सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, वो उनको हाइपरस्थीजिया कहते हैं। उसके अलावा सेंसेशन ऑफ बर्निंग, स्टिंगिंग, शूटिंग एंड स्टैबिंग पेन, ये जो न्यूरोपैथिक पेन होती हैं। इस्केमिक सिम्टम्स आर एग्जासरबेटेड बाय निकोटीन। ठीक है, कि जो डायबिटीज़ वाले होते हैं दूसरे तीसरे, उनको हम मना कर देते हैं कि भाई आप ये नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि जो निकोटीन है वो इस्कीमिया को बढ़ाती है। ठीक है, तो इस्कीमिक सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। गैंग्रीनस टिश्यू इवेंचुअली बिकम्स ब्लैक, हार्ड एंड ममीफाइड। ठीक है, कि जो एरिया जो है गैंग्रीन हो जाएगा, जिस एरिया में वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और फिर जैसे ममीफाई हो जाता है कि बिल्कुल जो अब उसको उतारना ही है। ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते होते हैं। ब्लू टो सिंड्रोम क्या होती है? इन द सेकेंड टो कॉज्ड बाय टिश्यू इस्कीमिया फ्रॉम एथीरोस्क्लेरोसिस। जो आपका सेकेंड टो होता है ना उसके अंदर ये होती है, ब्लू हो जाता है ये। ठीक है, इस्कीमिया की वजह से। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का डिफरेंस तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो एथीरोस्क्लेरोसिस में ये होता है कि होनी वैसल की नैरोइंग है दोनों में। सक्लेरोसिस मतलब नैरोइंग। एथीरो में ये होता है कि कोलेस्ट्रोल अंदर जमा हुआ है वैसल के। ठीक है, उसकी वजह से आपकी वैसल बंद हुई है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में ये है कि वैसल वैसे ही कंस्ट्रिक्ट कर गई है। ठीक है, उसमें कोई कोलेस्ट्रोल नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आर्टरी वो तंग होती जा रही है। ठीक है, वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है।
तो जो ब्लू टोज सिंड्रोम है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, इस्कीमिया होने की वजह से होती है, और ये किसको होती है? सेकंड टो जो आपका होता है। आर्टीरियल अल्सर्स में ऑल्सो भी फाउंड बिटवीन द टोज स्टार्टिंग एज अ स्मॉल मॉइस्ट मैसरेटेड स्पॉट ऑन द स्किन सरफेस एक्सटेंडिंग डीप इनटू द बोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कि स्टार्ट आर्टीरियल अल्सर ऐसे ही करता है कि आपके टोज के दरमियान मोस्टली वेब स्पेसेस में होता है या कहीं पे एक जगह पे होता है। ठीक है, स्मॉल सा मॉइस्ट पैच बनता है सिर्फ। ठीक है, मॉइस्ट सा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गहरा होता होता आपकी बोन तक पहुंच जाता है। एक होता है गोल्ड फ्लैम साइन। ये क्या है? टेस्ट फॉर कोस्टोफ्रेनिक एंगल टेंडरनेस। इट इज परफॉर्म्ड बाय जेंटल परकशन ऑफ पेशेंट्स लंबर एरिया विद द एज ऑफ एग्जामिनर्स फिस्ट। ठीक है, कि ये एग्जामिनर जो है अपनी फिस्ट के साथ क्या चेक करते हैं? कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, कि यहाँ पे अगर इस एरिया में अगर टेंडरनेस है या नहीं है, ये कैसे करते हैं? कि सिंपल आपने लंबर एरिया में परकशन करनी होती है अपनी फिस्ट से, अगर जो है वो टेंडरनेस होती है उस एरिया में तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, गोल्ड फ्लैम साइन इसको कहते हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, अभी आपने सारा एग्जामिनेशन कर लिया है। ठीक है, गोल्ड फ्लैम साइन भी चेक कर लें। उसके अलावा जो है बाकी जो थी कि कोई साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिए, एग्जामिनेशन जिस तरह की करनी थी वो हमने सारी कर ली, मोनोफिलामेंट से कर ली, न्यूरोपैथीज वगैरह हर चीज़ आपने टेस्ट कर ली। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन नॉन इन्वेसिव वैस्कुलर टेस्टिंग इज डिवाइडेड इंटू डायरेक्ट टेस्ट दैट इमेज द वेसल इटसेल्फ। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट टेस्ट करा लो कि वेसल को खुद ही देख लो। ठीक है, इमेजिंग जो करते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट भी हो सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट चेंजेस डिस्टल टू द डिजीज वेसल, कि जो आप चेंजेस आ रही हैं कि अगर यहाँ पे मसला होगा तो फिर आप उसकी वजह से जो चेंजेस आप उनको देख रहे हैं। ठीक है, आपने डायरेक्टली तो वेसल देख लो। ठीक है, इनडायरेक्टली आप उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो देख लो तो आपको अंदाजा रहेगा कि वेसल को मसला है। हैंड हेल्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो आप करा सकते हैं, आर्टीरियोग्राम्स करा सकते हैं। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है कि आपने बाजू से अपना ब्लड प्रेशर लेना होता है, टांग पे लेते हैं तो जो डिफरेंस होता है उसको हम एंकल ब्रेकियल इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये टेम्परेचर जो ये जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है तो इसका क्या मतलब है कि आर्टरीज जो हैं ये ब्लॉक्ड हैं आपकी नीचे लोअर लिम्ब की, यानी कि कोई ना कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है। सेगमेंटल प्रेशर भी आप देखते हैं, प्रेशर ऑब्टेन्ड एट द लेवल ऑफ द थाई अबव द नी काफ एंड एंकल आर कंपेयर्ड विद ईच अदर एंड विद प्रेशर इन द अदर लेग। ठीक है, कि थाई में प्रेशर चेक करते हैं। ठीक है, बाद में काफ में चेक करते हैं, एंकल में चेक करते हैं। ठीक है, तो आपके लेग्स के डिफरेंट सेगमेंट्स में आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, फिर आपस में कंपेयर करते हैं, फिर इससे अंदाजा हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होगा उसका क्या मतलब है कि इस एरिया में ज़्यादा मसला है। ठीक है, तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मसला किस एरिया में है, तो सेगमेंटल ब्लड प्रेशर आप कर लेते हो। इंटरवेंशंस क्या है? मेजर्स टू इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन, के हर वो चीज़ जिससे ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाए वो इसको इम्प्रूव कर देगी। रीवैस्कुलराइजेशन करवाएं अगर पॉसिबल है, लाइफस्टाइल चेंजेस कराएं कि टोबैको वगैरह वो ना ले, कंस्ट्रक्टिव गारमेंट्स, अवॉइडेंस ऑफ कोल्ड, के उसके अलावा कोई भी ऐसे कपड़े जो या कोई भी आपने चीज़ पहनी है जिसकी वजह से सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उसको नहीं पहनना। ठीक है, कोल्ड वगैरह को अवॉइड करें। हाइड्रेशन जो है मैंने ना 2-4 वीडियोस एक साथ बनाई हैं तो उसकी वजह से मेरा गला बंद हो जाता है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती तो अभी हम हाइड्रेशन जो है उसका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करेंगे। मेजर्स टू प्रिवेंट ट्रॉमा टू टिश्यूज़। ठीक है, कि ट्रॉमा से बचाना है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कि टिश्यू की परफ्यूजन इम्प्रूव करनी है, हर वो मैयर उसके लिए रिवास्कुलराइजेशन कर लें अगर पॉसिबल है, लाइफस्टाइल में चेंजेस कराएं उसकी, टोबैको नहीं यूज़ करना, कैफीन यूज़ नहीं करनी, कंस्ट्रक्टिव गारमेंट्स नहीं पहनने, कोल्ड को अवॉइड करना। आपको पता है कोल्ड की वजह से पेरिफेरी सबसे पहले ब्लड सप्लाई से वो हो जाती हैं, क्या हो जाती है, महरूम हो जाती हैं। हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें। उसके अलावा ट्रॉमा वगैरह से बचाने की कोशिश करें कि इंजरी ना हो। ठीक है, पहले ही जो है उसका एरिया की ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर इंजरी हो जाएगी तो हील नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा जो है फुटवियर्स पहने रखें हर टाइम। न्यूट्रिशन स्टेटस जो है आपने अपना इम्प्रूव करना है। L-arginine ओरल इंटेक ऑफ 6.6 ग्राम पर डे फॉर 2 वीक्स इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। ठीक है, अगर आप आर्जिनिन जो है L-arginine ये वेजोडाइलेटर है। ठीक है, ये अगर आप 2 हफ्ते तक लें 6.6 ग्राम पर डे तो इससे क्या होगा कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इंप्रूव हो जाती है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट विद 2000 और मोर कैलोरीज प्री ऑपरेटिवली एंड पोस्ट ऑपरेटिवली इफ पॉसिबल दिस हैज़ बीन बेनिफिटेड पेशेंट्स अंडरगोन एम्पुटेशन, कि जो बंदे का न्यूट्रिशनल सपोर्ट है 2000 या मोर कैलोरीज आपने ऑपरेशन से पहले लेनी है और ऑपरेशन के बाद भी।
ठीक है, कि अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, प्री ऑपरेटिवली पोस्ट ऑपरेटिवली आपने 2000 कैलोरीज को मेंटेन रखना है पर डे। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर किसी को एम्प्यूटेशन वगैरह करानी है, उन लोगों में भी आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो मेंटेन रखना है। ठीक है, पेन मैनेजमेंट जो है अब वो ज़रूरी होती है। उसके लिए रिकमेंड वॉकिंग टू नियर मैक्सिमल पेन 3 टाइम्स पर वीक। ठीक है, कि पेन जो है स्टार्ट हो गया, लेकिन मैक्सिमम पेन होने से पहले पहले तक आपने वॉक ज़रूर करनी है। वॉकिंग से क्या होगा, उस एरिया की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पेन मैनेज होगी। ठीक है, पेन मेडिकेशन इंडिकेटेड जितनी भी मतलब ज़रूरत है उस हिसाब से दें। टॉपिकल थेरेपी ड्राई अनइन्फेक्टेड नेक्रोटिक वूंड, अगर वूंड जो है वो नेक्रोटिक है लेकिन अनइन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो दैन उसको सिर्फ ड्राई रखें, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ड्राई है इन्फेक्टेड भी है, पहले था ड्राई अनइन्फेक्टेड नेक्रोटिक वूंड। ठीक है, तो वो ड्राई रहने से ही ठीक हो जाएगा। ये ड्राई है लेकिन इन्फेक्टेड है, तो फिर क्या करें, फिर सर्जिकल डिब्राइडमेंट ज़रूरी होती है। इन्फेक्शन अगर हो गया है तो फिर आपने अग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी करें, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करें। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर टिपिकली इनइफेक्टिव फॉर आर्टीरियल वुंड्स। सो आर्टीरियल में टॉपिकल नहीं देनी, आपने क्या देनी है, ऑरल देनी है या फिर सिस्टमिक रूट से देनी है। ओपन वुंड्स, अब तीसरी कैटेगरी है ओपन वुंड्स की। तो अगर वुंड बिल्कुल ओपन है तो आपने मॉइस्ट वुंड हीलिंग करनी है। नॉन अक्लूसिव ड्रेसिंग यूज़ करें लाइक सॉलिड हाइड्रोजेल। अग्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ एनी इन्फेक्शन। उसके अलावा एडजंक्टिव थेरेपीज आ जाती हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा देते हैं। ठीक है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाई वोल्टेज पल्स्ड करंट इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट की एजुकेशन, तो एडजंक्टिव थेरेपीज में ये आ जाती है ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबैरिक, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ हाई वोल्टेज पल्स्ड करंट इलेक्ट्रोथेरेपी। ठीक है, इलेक्ट्रोथेरेपी जो है इससे एक तो आपकी पेन रिलीफ भी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो न्यूरोपैथिक सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी जो है, अगर न्यूरो रिलेटेड इश्यूज हैं, सेंसेशंस का इशू है, तो फिर उसके लिए बेस्ट होती है। और पेशेंट की एजुकेशन ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, इतना ही था, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।